रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी 8% 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होंगे, उसके बाद में आप 12वीं क्लास में आ जाएंगे और 2026 के अंदर आप लोग 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। अब ये 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2026 में जब आपकी होगी तो ये 2026 आपके लिए कैसे यादगार हो, किस तरीके से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो, इसके ऊपर मंथन इस वीडियो में होगा। लंबा वीडियो होगा, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से एक बच्चा 2026 के अंदर अपने सपनों को साकार कर सकता है, उन सपनों की तरफ एक सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। डिटेल में बात करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सपना क्या है। सबसे पहले सपना वर्ड काम में लेने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या मैंने कोई सपना देखा है। मैं कौन से सपने की बात कर रहा हूं? जब आपने 10वीं क्लास पढ़ ली थी और 12वीं में आपने ये सोचा कि मैं कौन से सपने की बात कर रहा हूं, ये वो सपना है जो आपने 10th क्लास के बाद में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो चूज करते वक्त देखा होगा कि मैं ये करूंगा, मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके इस तरीके से मैं आगे मेरी जिंदगी को इस सब्जेक्ट के साथ जीना चाहता हूं और मेरे सपनों को साकार करना चाहता हूं। एक नॉर्मल बच्चा जो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है वो क्या सपना देख सकता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बच्चा किसान परिवार से जुड़ा हुआ है और उसको लगता है कि मेरे परिवार के अंदर आज भी कृषि जो है वो फ्रूटफुल नहीं है, हमें ज्यादा बेनिफिट इसमें नहीं हो पा रहा है, मैं बड़ा होके इस तरीके की रिसर्च करूंगा कि आगे किसानों के जो है समस्याएं नहीं हो और किसानों की आमदनी जो है ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए मैं अच्छी रिसर्च करूंगा। तो सबसे पहले एक सपना बच्चा देख सकता है कृषि वैज्ञानिक बनने का, साइंटिस्ट बनने का। वो बच्चा कृषि वैज्ञानिक बन सकता है, साइंटिस्ट बनने का सपना वो बच्चा देख सकता है। इसके अलावा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चा जाके प्रोफेसर बन सकता है, प्रोफेसर बनने का सपना बच्चा देख सकता है। नंबर 3, किसी कॉलेज, किसी स्कूल के अंदर भी बच्चा जाके पढ़ाने का सपना देख सकता है। 11th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है और हो सकता है वहां पे अच्छी फैकल्टीज नहीं हो, बच्चा ये सपना देख सकता है कि मैं एक अच्छा टीचर बन के 11वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो स्कूल लेक्चरर की जो पोस्ट है उसके ऊपर जो है बच्चा जा सकता है, आगे ये सपना देख सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ किसी बच्चे के लिए तो वो आपका जो बच्चा है वो एओ बन सकता है, आपका बच्चा डब्ल्यूओ बन सकता है, डब्ल्यूओ का सपना देख सकता है। इसके अलावा एआरओ, डब्ल्यूएओ को बोलते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी, डब्ल्यूओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सहायक कृषि अधिकारी। इसके अलावा आपका बच्चा एआरओ बन सकता है, डब्ल्यूआरओ बन सकता है। डब्ल्यूआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर। इसके अलावा एआरओ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर आपका बच्चा बन सकता है, इस फील्ड में जा सकता है। इसके अलावा आगे की अगर मैं बात करता हूं तो आपका बच्चा बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है। हर बैंक के अंदर आपने नाम सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो सब एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के जरिए होती है, उसको हर बैंक के अंदर रखना कंपलसरी होता है और उसको बोलते हैं एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। आप यहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आप एफसीआई में जा सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आरएसडब्ल्यूसी में जा सकते हैं जो वेयर हाउस है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, इसमें आप जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, आप उनमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप 12वीं करते ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन सकते हैं। आगे की मैं बात करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा भी आप प्राइवेट सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं उनमें जा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद के स्टार्टअप शुरू करके आप उनमें भी अपने जो है किस्मत आजमा सकते हैं। अपने जो सपने आप देख रहे हो किसी भी तरीके के, उनको आप पूरा कर सकते हो। देखो बेटा, यदि आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप उस तरीके से हो जिस तरीके से आप बस के ड्राइवर बने हुए एक तरीके से, और बस के अंदर आप बैठ चुके हो,
ड्राइवर वाली सीट पे आप हो, लेकिन आपके पास ये टारगेट नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आपकी बस चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कैसी भी उसमें फैसिलिटीज क्यों ना हो, आप कितने भी अच्छी जो है बस चलाना क्यों ना जानते हो, अगर आपके पास गंतव्य स्थान जो है आपका टारगेट वो नहीं है, तो आप कितने भी तेज धीरे अच्छी तरीके से कितनी भी अच्छी बस को चलाओ, आप सही जगह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपके पास टारगेट है ही नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के ड्राइवर आप खुद हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरी इस जिंदगी को, मेरी इस लाइफ को कहां तक लेके जाना है, और उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। आपने इनमें से कोई एक सपना जरूर देखा होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। अब कोई बच्चे ने मान लो सपना देखा कि मुझे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, या मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, मुझे एओ बनना है, मुझे एआरओ बनना है, किसी भी तरीके की अगर आपने बड़ी सोच रखी है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम में आप 10th क्लास करोगे, फिर 11th करोगे, उसके बाद में 12th करोगे। तो अभी मैं आज के वीडियो में इस बच्चे की बात कर रहा हूं जो 11th से 12th में मूव होगा और 2026 में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होगा। अब देखो, जब आप 12th कर लोगे तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आप कॉलेज एजुकेशन लोगे इसके बाद में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ सकते हो और आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ सकते हो। अब मैं बात करूंगा पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है, उसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका काम है पूरे विश्व के अंदर कहीं पर भी एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी इनोवेटिव कार्य हो रहा है, तो वो भारत की धरती पर लाके भारत के अंदर हर कोने तक उसको पहुंचाना। बहुत सारे अलग अलग ICAR के कृषि से रिलेटेड काम है, लेकिन एक काम है एग्रीकल्चर एजुकेशन। एग्रीकल्चर एजुकेशन कृषि शिक्षा देने के लिए पूरे देश के अंदर ICAR के अंदर अभी 77 यूनिवर्सिटीज है। उनमें से 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और इसके अलावा रिमेनिंग आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। इन 77 यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर मैं एडमिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको एओ बनना है, आपको एआरओ बनना है, तो सबसे पहले आपको बीएससी करनी होगी। आप एमएससी करोगे, आगे का अध्ययन करोगे, तो 12वीं के बाद में जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे, 4 साल का कोर्स जो है, तो आपको सबसे पहले पहला ही काम आपका अपने लक्ष्य को हासिल करने में पहला पड़ाव, पहली स्टैंड जो आपकी है वो है आपकी बीएससी एग्रीकल्चर। कहाँ से हो? गवर्नमेंट कॉलेज से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए आगे बताऊंगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कौन सी यूनिवर्सिटीज है हमारे लिए, तो वो 77 यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, इनके एडमिशन की बात करूंगा। आगे सबसे पहले देखेंगे कि 77 यूनिवर्सिटीज है वो पूरे देश में है, तो इनमें से पूरे देश में राजस्थान भी आता है। तो राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटीज है और बाकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ राजस्थान है। 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है, यूपी की बात करता हूँ 4 यूनिवर्सिटी है, एमपी की बात करता हूँ 2 यूनिवर्सिटी है। इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी 77 यूनिवर्सिटी हो जाएगी। अब आप देखो, राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है, उदयपुर है, जोबनेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और कोटा है। ये 5 यूनिवर्सिटी राजस्थान में है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ। इन 5 यूनिवर्सिटीज के अंडर में बात करता हूँ, तो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेज आती है और पूरे राजस्थान के अंदर 69 गवर्नमेंट कॉलेज है। जी हाँ, पूरे राजस्थान के अंदर इन यूनिवर्सिटीज को अगर मैं शामिल कर लूँ तो 69 कॉलेज जो है वो अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे अदर की कि सर इनके अंदर एडमिशन कैसे होगा। ये सब जानकारी बच्चे को और पेरेंट्स को होना जरूरी है, क्योंकि यदि आपकी जानकारी होगी, आपको रास्ता पता होगा, तो ही आप प्रॉपर वे में सही रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जो जानकारी के अभाव में
टैलेंटेड होने के बावजूद एक सामान्य कॉलेज में पढ़ के अपने सपनों को दबा लेते हैं। जितना बढ़िया वो कर सकते थे उतना बढ़िया जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, आपके जो भी मिलने वाले उनको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। आइए हम बात करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटीज है उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो इन यूनिवर्सिटीज में 77 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए 2 एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है नेशनल लेवल पे जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए ये CUT का एग्जाम होता है। दूसरा एग्जाम होता है JET का, जो कि राजस्थान लेवल का एग्जाम है। किस लेवल का एग्जाम है? राजस्थान लेवल का एग्जाम है। CUT की हम जब परीक्षा देंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन आएंगे। इस CUT में जो आपके नंबर आएंगे, इस एग्जाम के बाद में जो आपके नंबर आएंगे उनसे अपनी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होगी एक तो ICAR के थ्रू और एक होगी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की मैंने बात की थी, 4 यूनिवर्सिटीज है, उन 4 में एक BHU है। BHU के अंदर 204 सीट है। कितनी सीट है बेटा? 204 ही सीट है BHU में पूरे देश के अंदर। आई बात समझ में? इस बार 2024 में 50 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को ने क्लियर की है 2024 में। मतलब 50 से ऊपर बच्चे 204 सीट में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अब BHU में एडमिशन CUT के काउंसलिंग के थ्रू होगा, प्लस ICAR की जो भी यूनिवर्सिटीज है, सभी 77 यूनिवर्सिटीज, इनके अंदर 20% जो बच्चे हैं वो आपके इस CUT की परीक्षा के थ्रू आएंगे। 80% जो सीट है वो भरी जाएगी स्टेट लेवल के एग्जाम से। अब देखो एक बार यहाँ हो, जैसे उदयपुर में राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है? 5 यूनिवर्सिटी। तो इन 5 यूनिवर्सिटी के अंदर 20% बच्चा तो आएगा CUT से और 80% बच्चा आएगा स्टेट लेवल के एग्जाम से। और राजस्थान में स्टेट लेवल का एग्जाम क्या है? JET। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पूरे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर में, उनमें 20% एडमिशन होंगे CUT के थ्रू। ICAR डिपार्टमेंट जो है, CUT में जो नंबर आएंगे उससे ICAR डिपार्टमेंट जो है काउंसलिंग कराएगा अपनी। अब BHU के अंदर सेपरेट CUT के स्कोर के थ्रू काउंसलिंग होती है। इसमें 20% सीट पे ICAR के थ्रू काउंसलिंग से आ जाएंगे और बाकी बच्चे डायरेक्ट CUT की काउंसलिंग से आ जाएंगे। साधारण भाषा में दोबारा समझा दूं, CUT की जो परीक्षा होगी इसके थ्रू ICAR जो है, ICAR की जो भी यूनिवर्सिटी है 20% सीट पे एडमिशन हो जाएगा, BHU में एडमिशन हो जाएगा और 20% सीट भर गई पूरी 77 यूनिवर्सिटीज की। अब कितनी परसेंट खाली रहेगी? 80%। 80% के लिए स्टेट अपने अपने अलग अलग एग्जाम लेंगे। राजस्थान में एग्जाम है JET का नाम, MP में अगर बच्चा होता तो MP PAT, अगर यूपी में होता तो यूपी कैटेट, अगर बिहार का होता तो BCECE का एग्जाम होता। यह कुल मिला के गणित है। तो 20% सीट के लिए नेशनल लेवल का एग्जाम, 80% सीट के लिए स्टेट लेवल का एग्जाम, स्टेट की सीट के लिए। आ गई बात समझ में? अब हम देखेंगे कि टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वो कौन कौन सी है। तो नंबर 1 IARI न्यू दिल्ली, नंबर 2 GBTUAT पंतनगर, नंबर 3 आपका BHU, नंबर 4, ऐसे करते करते 77 यूनिवर्सिटीज है। आ गई बात समझ में? अगर हमारा टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है तो क्या बेनिफिट है, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो क्या होता है, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले तो क्या होता है, ये जानकारी पेरेंट्स को होना जरूरी है। कई बार पेरेंट्स जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को हर कहीं भेज देते हैं और उसके बाद में उस बच्चे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास डिग्री तो आ जाता है लेकिन नॉलेज नहीं आता। सर आप ये बात कैसे कह सकते हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर आपका बच्चा बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बच्चे को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है वो देखो। टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बात करूंगा, नंबर 1 सबसे पहले टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। जी हाँ, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है
एग्रीकल्चर में जब आपका बच्चा आगे पढ़ेगा तो वहाँ अलग अलग फर्स्ट ईयर से डिपार्टमेंट चलते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, जिसके अंदर आपका गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मूंग, दालें, आपकी फसलें, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती है, एग्रोनॉमी। नंबर 2 डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर फल, फूल, सब्जियां, इन सब्जियों को लंबे टाइम तक कैसे रख सकते हैं, ये सब टेक्निक्स सिखाई जाती है, प्रिजर्वेशन, हॉर्टिकल्चर। नंबर 3 एनिमल हस्बेंड्री। नंबर 4 सोइल साइंस, कौन सी मिट्टी में क्या हमें उगाना चाहिए कि किसानों को फायदा हो, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स, जिसको हम स्टेट बोल सकते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन एजुकेशन, अगर किसी गवर्नमेंट की कोई योजना है तो उसको किसान तक कैसे पहुंचाना है। इसके अलावा पैथोलॉजी, रोगों से रिगार्डिंग, एंटोमोलॉजी, कीटों से रिगार्डिंग, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा आजकल और भी जो जनरल एग्रीकल्चर का बच्चा भी जा सकता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, शेरीकल्चर। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोल रहे हैं। इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। कॉलेज के अंदर आपको ये अलग अलग डिपार्टमेंट नजर आएंगे। जब बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ने जाता है तो उसकी एक क्लास एग्रोनॉमी की होती है, तो एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में जाता है। डिपार्टमेंट का मतलब है वहां पे आपको 15 से 20 रूम मिलेंगे, जहां डिपार्टमेंट के एचओडी, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, अदर स्टाफ, उनकी लैब, पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वो डिपार्टमेंट रहता है। आगे बात समझ में। दूसरा पीरियड तो हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंट में बच्चा जाता है। तीसरे पीरियड सोइल साइंस वाले डिपार्टमेंट में जाते हैं। सैकड़ों बीघा के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है, इतनी जगह वहां चाहिए। तो अगर टॉप यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा जा रहा है तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बच्चे को तगड़ा मिलेगा। इसके अलावा वहां प्रैक्टिकल की लैब और उस लैब के अंदर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आपके बच्चे को मिलेंगे। वहां देखने को जब बच्चे को मिलेगा, प्रैक्टिकल जब वो करेगा तो उसको नॉलेज होगा। यहाँ पे इसके अलावा आपको और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज टॉप यूनिवर्सिटीज में होती है, उसके लिए ऑडिटोरियम हॉल होता है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की लाइब्रेरीज मिलती है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पूरा आपको माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जबरदस्त स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ोगे तो टॉप लेवल के बच्चों के साथ में रहोगे, टॉप मैनेजमेंट के साथ में रहोगे, टॉप फैसिलिटीज के साथ में रहोगे, तो ओवरऑल जो एक्सपोजर एक बच्चे को मिलता है वो टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके कंपेयर अगर नई गवर्नमेंट कॉलेज या फिर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो इसके कंपैरिजन में नहीं मिलता है। तीसरा मैं बात करता हूं फर्क, डिफरेंस क्या है, वो है आपका स्टाफ का। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपको पहले तो टॉप यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीएससी की है, फिर एमएससी किया है, पीएचडी किया है, लंबा जिनका एकेडमिक स्कोर बढ़िया और लंबे टाइम तक जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर बेस्ट दिया है, वो आपको एज ए प्रोफेसर वहां पढ़ाने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मल यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर टॉप लेवल के प्रोफेसर्स नहीं मिलते हैं। इसके बाद में टॉप यूनिवर्सिटीज कॉलेज जो होती है वहाँ अटेंडेंस होती है, रेगुलर बच्चे को जाना पड़ता है, और जब बच्चा यहाँ पे रेगुलर जाता है, सब काम करता है, तो यहाँ बच्चे को डिग्री के साथ में नॉलेज मिलता है। और दूसरा जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता है, किसी और जगह पढ़ता है, इसके कंपैरिजन में वो बच्चा हमेशा ही बेस्ट नहीं कर पाता। डिग्री के साथ में नॉलेज उस बच्चे को नहीं के बराबर या कम मिलता है, क्योंकि वो एक बच्चा ऐसे माहौल में रहता है तो वो यहाँ जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और ये बच्चा नौकरी की बात करो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की, चाहे प्राइवेट सेक्टर की, चाहे खुद का स्टार्टअप शुरू करो, यहाँ बच्चा क्योंकि इसके पास डिग्री के साथ में जबरदस्त नॉलेज है, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं जल्दी सेट होता है, जल्दी इस बच्चे की नौकरी लगती है, ये अपनी लाइफ में अपने सपनों को जल्दी हासिल कर पाता है। तो सर ये जो यूनिवर्सिटीज है, जिन टॉप यूनिवर्सिटीज की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत महंगी होगी सर, हम तो सामान्य परिवार से हैं, हमारे लिए ये कैसे पॉसिबल होगा
कि हम टॉप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकें। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी जो यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीआर के थ्रू जिस भी बच्चे का एडमिशन होता है उनको सरकार की तरफ से 36,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। इन यूनिवर्सिटीज कॉलेज की एवरेज जो फीस होती है वो होती है 5,000 से लेके 20-25,000 के बीच में, और 36,000 रुपए जो है आपको सरकार की द्वारा जो है वापस मिलेंगे। इसका मतलब है बेटा यूनिवर्सिटी सब टॉप है लेकिन पढ़ाई लगभग आपकी फ्री है, इसलिए किसी बच्चे को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब है कि सर यहाँ तो वो बच्चे सेलेक्ट होके जाते होंगे जो बच्चे टैलेंटेड हो, जो पूरा दम खम रखते हो, सालों साल जो बच्चे तैयारी करते हैं वो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते होंगे। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आगे रिजल्ट वाले सेक्शन में बताऊंगा कि किस तरीके से सामान्य किसान के परिवार के बच्चे जो है टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में आज पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के बच्चों का इकतरफा राज है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आगे अपन कंटिन्यू इस वीडियो को करते हैं। एडमिशन प्रोसेस पे हम बातचीत कर चुके हैं। सीयूटी की परीक्षा देनी होगी, जेईटी की परीक्षा देनी होगी। अब हम आगे चलते हैं कि सर अगर हम इस रॉयल संस्थान उदयपुर के साथ में जुड़े तो हम 2026 में अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, इस बात पे मैं अब चर्चा करूंगा। अभी तक मैंने ये बताया आपको कि 11वीं का बच्चा 12वीं के साथ में 2026 में पास आउट होगा तो अपने सपनों को साकार कैसे करेगा। तो सबसे पहले मैंने सपने बताए, और सपनों को हासिल करने के लिए पहली सीढ़ी है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने के लिए बीएससी करना आपको, और उसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है। अब की सर हमारी 11वीं क्लास तो बिल्कुल नॉर्मल निकली है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हमारे यहाँ कोई टीचर्स नहीं थे। हमारी 11वीं क्लास लगभग खत्म हो चुकी है, हमें ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। आपका जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तब हमारी आंखें खुल रही है कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। और अब हमारे बच्चे के पास क्योंकि 11वीं का कोर्स जा चुका है, 11वीं का कोर्स भी इसमें आता है और 12वीं का भी आएगा, तो 11वीं तो आपने पढ़ी नहीं। अब आपका बच्चा 12वीं पढ़ के कैसे इन एग्जाम्स को क्लियर करेगा और कैसे टॉप यूनिवर्सिटी में जा पाएगा 2026 में, आगे का मुद्दा ये रहेगा। इस वीडियो के अंत में मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर अगर आपकी 11वीं बिल्कुल खराब हो चुकी है, आप अच्छे लेवल से नहीं पढ़े हो, तो कैसे ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार करने में मदद करेगा, आइए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा कि केवल सपने देखने से या मन में सोचने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमें किसी काम में सक्सेस होना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें सिस्टमेटिक ढंग से पूरे साल या जब तक उसकी कार्य अवधि है, जब तक उसका समय है, तब तक हमें लगातार उसके लिए लगे रहना होगा। हमारे लाइफ के अंदर जितने भी डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो भी वो पॉइंट जो हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जाने में हमें पीछे धकेल रहे हैं या बैरियर का काम कर रहे हैं, जो अवरोध बन रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा और बिल्कुल लक्ष्य की तरफ हमें निरंतर एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ना होगा। तो आइए जानते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर कैसे आपको अपने सपनों को साकार कराएगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम 24 आवर्स का मैनेजमेंट देंगे। देखिए, बच्चा स्कूल या कोचिंग के अंदर रहता है 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे सुबह बच्चा मान लो 7 बजे आएगा, 3 बजे जाएगा। ये तो हो गया कोचिंग के अंदर का। फिर बच्चे की छुट्टी होगी, छुट्टी होने के बाद में 16 से 18 घंटा बच्चा या तो हॉस्टल में रहेगा या रूम किराए पे लेके रहेगा, और या आपका उदयपुर में घर है तो आप घर पे चले जाओगे। मैं इन दोनों की बात करूंगा कि एक इंस्टीट्यूट जो वर्तमान टाइम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से मैनेजमेंट दे कि वो बच्चा अच्छी लाइन पे रहे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता रहे। अच्छी लाइन का मतलब है आजकल बच्चों को जो पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं तो पढ़ते कमर बिगड़ते ज्यादा है, या आप पड़ोस से पता कर सकते हो। इसका मतलब है सिस्टमेटिक बच्चे को मोटिवेटेड करके उसको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर अपने को करना होगा, तो सिस्टम देना पड़ेगा। तो अगर बच्चा कोचिंग के अंदर आया है तो ये संस्थान क्या क्या कराता है मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे करके। लंबा वीडियो है लेकिन आपको एक एक चीज की अगर देखो, ऐसा तो है नहीं कि 10-10 12-12 बच्चे हैं पढ़े तो एक आधा बच्चा अगर बिगड़ गया, रास्ता भटक गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 2000 बाद में लगभग सबके 1 या 2 बच्चे हैं। हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा आपका सही रास्ते पे चला तो वही आपके परिवार को आगे लेके जाएगा। अगर बच्चा रास्ता भटक गया
तो वही आपके बच्चे, आपका जो परिवार है उसको नीचे लेके जाएगा, उसको बर्बाद करेगा, खानदान का नाम डुबाएगा। इसका मतलब है बच्चे की जब उम्र 14 से लेके 20 के बीच में हो तो हमें विशेष तौर पे उसकी केयर करनी होगी, और ये एज वो है जब बच्चा आपका 9 से लेके 12th के बीच में रहता है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि बच्चा अगर मान लो इस रॉयल इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन करवा दिया तो हमारा क्या प्रोसेस रहता है। तो प्रोसेस में सबसे पहले हम कोचिंग के अंदर 6 से 8 घंटे जब बच्चे को रखेंगे तो नंबर 1 उस बच्चे का सबसे पहले सुबह आते ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है कोचिंग के अंदर। जैसे ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो आपके घर पे मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा कोचिंग आ गया। इससे ये क्लियर हो गया कि बच्चा आपका समय पे उठा है और कोचिंग आ गया। अब चाहे हॉस्टल में रहो चाहे रूम लेके रहो, वो अगर बच्चा क्लास में आ रहा है तो आपके पास रोजाना मैसेज आएगा। तो पहला काम तो ये हो गया कि आपका बच्चा क्लास में आया है। नंबर 2, जैसे ही बच्चा आएगा क्लास में तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग मौसम होता है। आपको पता है बारिश भी होती है, सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है। आजकल के बच्चों को, आज के 20 साल 30 साल पहले बच्चा कहीं पर भी जाके बिठा देते, पढ़ लेता। लेकिन ये बात सही है, आजकल पेरेंट्स ने बच्चों को अच्छी सुविधाएँ दी हैं। अब आपका बच्चा एसी में रहा है, पंखे में रहा है, व्यवस्थित घर पे आपके पास व्यवस्थित मकान है, व्यवस्थित तरीके से बच्चा पढ़ा है, और उसको लाते ही अगर हम इस तरीके के माहौल में बिठा देंगे जहाँ पे किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, या मैं यूँ कहूँ कि घर वाले माहौल में मैच नहीं खाएगा बच्चा, तो वो यहाँ रुकेगा ही नहीं, या फिर रुक भी जाएगा तो वो अनकम्फर्ट फील करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को हम ऐसी क्लासरूम देते हैं व्यवस्थित, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ गया। उसके बाद में हर क्लास के अंदर बच्चे को डिजिटल बोर्ड मिलता है, हर क्लास के अंदर। तो आप डिजिटल बोर्ड में देखोगे तो उससे क्या होता है, फायदा क्या हुआ इससे? इससे हम हर चीज को व्यवस्थित तरीके से डायग्राम बना के समझा सकते हैं। जैसे बाजरा कैसा होता है, गेहूं कैसा होता है, गन्ना कैसा होता है, प्रूनिंग कैसे करते हैं। किसी भी चीज को अगर समझाना हो हमें, तो हमें, जैसे मैं आपको बताऊं कि हार्ट इस तरीके से काम करता है, अपना जो है सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में आपको बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन को सर समझा रहे हैं तो ये बच्चे के जल्दी समझ में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड जो है, सर ये तो आपने डेमो के लिए लगा रखा होगा। डेमो के लिए नहीं बेटा, जितने भी हमारे क्लासरूम है पिछले 5 साल से, कोरोना के जस्ट बाद में हमने जो है हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड कर दिया, और अभी हमारे हर क्लास के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में सबसे मेन होती है फैकल्टीज, टीचर। आपका बच्चा पढ़ेगा, देखो क्या क्या बच्चा पढ़ेगा। अगर 11 से 12th में बच्चा आपका यह एडमिशन लेता है तो आप समझो बारीकी से कि उसको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। देखो उसको उसको पढ़ना है एग्रीकल्चर, उसको पढ़ना है बायोलॉजी, उसको पढ़ना है केमिस्ट्री। ये तो पढ़नी है उसको कंपटीशन क्लास एज की। आगे बात समझ में। दूसरा, उसको एग्रीकल्चर, एग्री बायोलॉजी प्लस एग्री केमिस्ट्री प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं 12th बोर्ड के। किसके पढ़ने हैं? 12th बोर्ड के। इनमें इन दोनों की बात करूं, दोनों को मैं बात करता हूं, इनकी जो 12th की बुक है वो प्लस कंपटीशन का जो कोर्स है वो, तो 50% कोर्स तो लगभग सेम है, लेकिन 50% कोर्स जो है अलग है, अलग है आपका। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपके बच्चे का एडमिशन होता है, अगर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो हम लोग इनको 4 टीचर एग्रीकल्चर के, 4 टीचर बायोलॉजी के, 4 टीचर केमिस्ट्री के, और हिंदी और इंग्लिश, शुरू से ही बच्चे को हिंदी इंग्लिश पढ़ाएंगे। शुरू से ही बच्चे को 12th वाला कोर्स भी चलाएंगे, और साथ का साथ कंपटीशन की क्लासेज भी लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? कंपटीशन की। तो इस तरीके से आपके बच्चे को लगभग 15 टीचर पढ़ाएंगे, और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अगर बच्चे ने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने ये नहीं पता, क्रोमियम के परमाणु क्रमांक कितने नहीं पता, तो भी आपके बच्चे के एक एक चीज समझ में आएगी, क्योंकि हम बच्चे को 0 से पढ़ाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे ने पहले कुछ नहीं पढ़ा, जो कुछ कराना है हमें अब कराना है। तो आपके बच्चे को लगभग 15 टीचर पढ़ाएंगे, और जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको लंबा अनुभव रहा है पढ़ाने का। एवरेज अगर इनका अनुभव निकालोगे, एक्सपीरियंस निकालोगे पढ़ाने का, तो 10 साल से ऊपर का आएगा। आप अगर क्लास लेके देखोगे, या हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, अगर आप उनके किसी के संपर्क में हो तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 0 से बच्चों को पढ़ा के टॉप से टॉप जगह हम लोग
पहुंचा रहे हैं। हमारा रिजल्ट देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, आगे मैं बात करूंगा इस बारे में। अब देखो क्या क्या कर दिया, बच्चा क्लास में आया, घर पे मैसेज चला गया, घर पे मैसेज जाने के बाद में एसी क्लासरूम मिला, डिजिटल बोर्ड मिला, अनुभवी टीचर मिले, टीचर के पढ़ाने के बाद में बच्चे को डीपीपी एक्सरसाइज शीट मिलती है, जिसके जरिए बच्चा घर जाके एक एक क्वेश्चन सोल्व करता है। जब वो सोल्व करेगा, पढ़ेगा, तो उसको आएगी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आएगी तो डाउट सेशन पे आपके ये गुरुजी मिलेंगे, जहां आपके डाउट क्या होंगे बेटा, सोल्व होंगे। कोई बच्चा पढ़ा, उससे नहीं हुआ क्वेश्चन, तो वो आके यहाँ पूछ सकता है सिस्टमेटिक। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपके, इनके आप हमारे वीडियोज नहीं, आपका उदयपुर में कोई रिश्तेदार रहता है तो आप उनको देखने के लिए भेजो। अभी हमारा संस्थान कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा आएगा तब हम आपके लिए डेकोरेट करके रखेंगे, नहीं, आप कभी भी बिना फोन करे आओ, और ये सब चीजें जो मैं वीडियो में बता रहा हूं एक पेज पे लिखो, और फिर आके पूछो कि सर मुझे आज की तारीख में दिखाओ यहाँ क्या चल रहा है, जो बच्चे रह रहे हैं उनके आप देखो। सर आप इतना ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा बोलते हैं वैसा सब जगह है नहीं। ये अच्छी बात है कि एजुकेशन सेक्टर बच्चों को शिक्षा देता है, लेकिन इसमें जो शिक्षा देने वाले हैं वो सब एक जैसे नहीं है। कि सर आप क्यों कह रहे हो ऐसा, क्योंकि कई बच्चे हमें आके बोलते हैं, इसलिए आपको हर संस्थान को, हमारे को भी और दूसरे संस्थान को भी शक की दृष्टि से देखना है, क्योंकि ये जमाना विश्वास करने लायक वास्तव में नहीं है। और फिर जाके देखो, रेंडमली जाके देखो हर चीज, फिर सब कुछ देखने के बाद में आपको आत्म संतुष्टि होती है कि नहीं वास्तव में जो कह रहे हैं वैसा इस संस्थान में चल रहा है, वह फिर आप एडमिशन करवा दो। मैं हमारे संस्थान में क्या है वो दिखा सकता हूं, कहीं और अगर आप जाते हो तो आपको क्या देखना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूं, इसके अलावा मेरे बस की बात नहीं है। आगे चलो, ऐसे व्यवस्थित क्लासरूम में बच्चों के पढ़ाने के बाद में, डाउट सोल्व होने के बाद में बच्चों के टेस्ट होते हैं। अब क्योंकि हमारा बच्चा 12वीं क्लास का है तो उस बच्चे को हम सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे। कई बार संस्थान कहते हैं कि हम सब्जेक्टिव लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं लेते। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, बोर्ड पैटर्न के आधार पे, बोर्ड पैटर्न के आधार पे टेस्ट होने चाहिए, प्लस कंपटीशन वाले जो है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने चाहिए। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के अंदर कोई 12th का बच्चा है तो उसका हर संडे सब्जेक्टिव, हर संडे ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बताना चाहूंगा 1 दिसंबर से इंस्टीट्यूट के अंदर जो 12वीं में बच्चा इस साल पढ़ रहा है उनके सब्जेक्टिव टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं और कंटिन्यू उन बच्चों के ऑब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। इसलिए 12वीं के साथ में बच्चा जो है 12वीं में भी अच्छे नंबर ले आता है और 12वीं के साथ में टॉप यूनिवर्सिटीज में भी चला जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा का पूरा काम सिस्टमेटिक ढंग से होता है। अब जब बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चों के कई बार कम नंबर आते हैं, किसी के ज्यादा नंबर आते हैं। बच्चों को क्योंकि इस प्रतियोगी युग के अंदर जब बच्चे पढ़ते हैं और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग जब नंबर नहीं आते हैं तो बच्चों के चिंता होती है, टेंशन होती है। टेंशन के कई कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंशन होना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन एक इंस्टीट्यूट का काम है कि बच्चे के बिना टेंशन के वो सहर्ष अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा लगातार मोटिवेशनल सेशन रखे जाते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाके देखो, मैं कंटिन्यू जो हमारे बच्चों के लगातार हर 15वें दिन मोटिवेशनल जो सेशन रखते हैं उनके वीडियोज अपलोड करता हूं। आप देखो हम किनको बुलाते हैं, ये अभी एग्रीकल्चर फील्ड से, एग्रीकल्चर से बीएससी करके, एग्रीकल्चर से एजुकेशन लेके एमएससी करके ये आईएएस बने। इनका नाम है प्रहलाद नारायण जी शर्मा। अभी ये संस्थान के अंदर एज ए गेस्ट मैंने बुलाया था। आप जो है जोबनेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बलराज जी, इनको मैंने एज ए गेस्ट बुलाया था। ये आप जितने भी, ये अपने आईसीआर के एक्स डीडीजी रहे हैं। आप जो है जोबनेर यूनिवर्सिटी और उदयपुर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। इनको हम कंटिन्यू जो है मोटिवेशन के लिए लगातार बुलाते हैं, हर 15वें दिन कार्यक्रम करते हैं, बच्चों को ये गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको बिना चिंता करे आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको किन किन चीजों में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरे काम संस्थान के द्वारा रेगुलर किए जा रहे हैं। इतना करने के बाद में भी यदि कोई बच्चा नहीं कर पाता है तो कंटिन्यू हम मोटिवेशनल सेशन के साथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं कि आपके बच्चे के कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस के अंदर पेरेंट्स आ भी सकते हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट ऊपर नीचे है या कोई प्रॉब्लम है तो वो आके मिल सकते हैं।
मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये पूरा काम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। मैं बता रहा हूँ 24 आवर्स मैनेजमेंट के अंदर 6 से 8 घंटा बच्चा जब कोचिंग के अंदर रहेगा तो ये पूरे काम इंस्टीट्यूट के द्वारा किए जाते हैं, या ये मैं कह सकता हूँ कि संस्थान को करना चाहिए। अब 6 से 8 घंटा बच्चा यहाँ पढ़ लिया, अब बच्चे की हो गई छुट्टी। छुट्टी होने के बाद में अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल की हमारी जो फैसिलिटीज है उसके बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा कि बच्चे की छुट्टी हुई, अब बच्चा कहाँ जाएगा? हॉस्टल में। तो हमारे हॉस्टल की जो मैं फैसिलिटीज है उनकी चर्चा करूंगा आपके पास। अगर बच्चा हॉस्टल में आता है तो इस तरीके के बच्चे को हॉस्टल मिलेंगे। ये जो भी मैं हॉस्टल से आपको बता रहा हूँ इनके वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उनको देखो, इस बिल्डिंग को देखो। जो बिल्डिंग आप देख रहे हो आके उसी का नाम बोलो कि सर मुझे साकार में जाना है, मुझे सक्षम में जाना है, मुझे साकेत में जाना है। ये सब हॉस्टल आप आके विजिट करो। इन हॉस्टल्स के अंदर हमने होटल जैसी फैसिलिटी दी है। मैं कह रहा हूँ क्लियर, होटल का नाम ले रहा हूँ मैं क्योंकि हम फैसिलिटीज बच्चों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप घर पे आज वर्तमान टाइम में दे रहे हो, आप फूल की तरह बच्चे को पाल रहे हो, क्योंकि वही लाडले हैं जो आपके सपने हैं, वही आपके सपने जो है साकार करने वाले हैं। तो हम यहाँ किसी भी चीज में कमी महसूस आपको नहीं होने देंगे। अनुशासन के साथ में हम फैसिलिटी देंगे। हर क्लास के अंदर आपको जो है इस तरीके की स्टडी चेयर मिल जाएगी। ऐसे बच्चे जो है रूम है इनके अंदर बच्चे पढ़ते हैं। पीने के लिए बच्चों के ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चे का जो है जैसे सर्दियों का टाइम है तो गर्म पानी की व्यवस्था है, नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था है। ये सब चीजें है। जहां कहीं पर भी हम जाएं तो कंपेयर करें हर चीज से। खाली बिल्डिंग देख के ऑफिस देख के एडमिशन नहीं कराना है, हर चीज देखनी है और आंखों से देखनी है। ये बच्चों को कंटिन्यू, क्योंकि योगा करना भी जरूरी है। वर्तमान टाइम में कंटिन्यू बच्चों को योगा कराते हैं। और ये मेस मेन्यू है बच्चों का, सोमवार को क्या बनेगा, मंगलवार को क्या बनेगा, बुधवार को क्या बनेगा, गुरुवार को क्या बनेगा। पूरी साल के अंदर स्पेशल डाइट जो आपको हर संडे मिलती है, वो कौन से संडे आएंगे पूरी साल में, किस दिन क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा पहले से मेन्यू लगा हुआ है। पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक एक जैसा खाना मिलता है। आप देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी भी बच्चे के रिजल्ट में 3 लोगों की भूमिका होती है, पेरेंट्स की, स्टूडेंट की, इंस्टीट्यूट की। पेरेंट्स की क्या भूमिका है? पेरेंट्स अपने बच्चे को गाइड करे, प्रॉपर उसका ध्यान रखे, सही समय पर सही जगह एडमिशन कराएं। एडमिशन कराने के बाद में उसका रिजल्ट एनालिसिस करते रहे। रिजल्ट एनालिसिस करने पर कुछ बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है तो आप मैनेजमेंट से बात करें, न कि बच्चे को डायरेक्ट डांट पिलाएं। कभी भी ऐसा नहीं है कि बेटा मैं तेरे पैसे लगा रहा हूँ, तेरी रैंक आनी चाहिए, तेरे नंबर आने चाहिए, तेरे नंबर नहीं आ रहे इसका मतलब तेरे लिए अब हमेशा घर के दरवाजे बंद है। ऐसा वर्तमान टाइम में किसी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स को नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, कम नंबर आ रहे हैं, पहले अच्छे आ रहे थे अब कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप मैनेजमेंट टीम से मिलो। हमारे पास स्पेशल मैनेजर है जो केवल रिजल्ट एनालिसिस करते हैं और पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेट रहते हैं। आप जब भी फोन करोगे रिजल्ट को लेके, हमारी टीम आपसे बात करेगी, वो व्यवस्थित तरीके से बात करके हमारे तक आपकी बात पहुंचाएगी। हम बच्चे से संपर्क करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट का कारण है हम आपसे कोऑर्डिनेट करके वापस आपको बताएंगे। किसी भी कंडीशन में बच्चे को डायरेक्ट डांटना गलत है। हम किसी भी बच्चे को डांट के ना तो पढ़ाते हैं, ना पेरेंट्स को डांटने के लिए हम सलाह देते हैं। हमारा पूरा सिस्टम है, आप अगर उसको फॉलो करते हो और पेरेंट्स अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सपने साकार होंगे। पेरेंट्स एक अपने बच्चे को बार बार, जैसे बच्चा हॉस्टल में आ गया कंटिन्यू पढ़ रहा है तो बार बार किसी न किसी कारण से, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि हर महीने सर बच्चों को भेजो, हर 15 दिन से भेजो, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा वहां सन्यासी जीवन बच्चे को जीने देना है, बार बार नहीं बुलाना है। इसके अलावा स्टूडेंट से मैं केवल एक ही चीज चाहता हूँ, कमजोर हो, होशियार हो, छोड़ो, आप जैसे भी हो, आपको मन में ये रखना है कि जी सर मैं संस्थान में एडमिशन लेना चाहता हूं और मैं ये काम करना चाहता हूं। उसके मन में केवल एक भावना हो कि सर मैं करना चाहता हूं। इसके अलावा बच्चे से हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर मटर का नाम, गेहूं का नाम, चावल का नाम भी नहीं आ रहा वो भी हम सिखा देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। और इंस्टीट्यूट की ड्यूटीज क्या है जो मैंने अभी तक आपको बताई है, जो टेबल मैंने बताई है कि ये 9 काम एक इंस्टीट्यूट के हैं, तो अगर वो पूरे काम इंस्टीट्यूट कर ले और ये काम पूरे पेरेंट्स और बच्चे कर ले तो आपके बच्चे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो मैंने अभी तक आपसे लंबी चौड़ी बातें की हैं, तो अगर मैंने ये बातें की हैं और इस तरीके से हम ईमानदारी से काम करते हैं तो फिर रिजल्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए। तो इस रॉयल संस्थान ने संस्कार के साथ शिक्षा देने की कोशिश की है।
और उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं और उस कामयाबी का जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लास्ट ईयर ये बच्चा 11वीं ऐसे स्कूल से करके आए जहाँ पे प्रॉपर वे में कोई टीचर नहीं थे। मतलब वो बच्चे जो ये कहना चाहते हैं कि सर मैंने 11वीं ऐसी जगह से कि कुछ नहीं पढ़ा और अब मैं 12वीं के साथ में सपना साकार करना चाहता हूँ, तो ये हमारा अखिल रायचंद है। 10वीं क्लास में बच्चे के केवल 63% है, 63% है। 12वीं के अंदर आपका ये बच्चा 95.20% लेके आया है। 12वीं क्लास बोर्ड के अंदर 2024 में 95% लेके आया है। कि सर कई लोग ये बोलते हैं कि कंपटीशन की तैयारी और 12वीं एक साथ नहीं होगी, तो ये आपके गलतफहमी है। ये बच्चा 12वीं के साथ में बीएचयू में भी सिलेक्ट हुआ है और 12वीं के साथ में आरएलबी झांसी जो है वहां सिलेक्ट हुआ है। मैं बताना चाहूंगा 200 से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच का फर्क है पूरा। 63 वाला अगर 95 पे जा सकता है और आरएलबी और बीएचयू में जा सकता है, तो हर कोई बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकता है। 11th के अंदर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सही गुरुजनों के सही मार्गदर्शन में अगर रहते हो और दिमाग में और मन में सेट करके रखते हो कि 2026 के अंदर मैं 12वीं के साथ में सिलेक्ट होना चाहता हूं, तो 2025 में 12वीं करते ही आप अगर संस्थान के साथ जुड़ते हो तो अगली बार इस तरीके से मैं आपका वीडियो लेके आऊंगा। और 12वीं बोर्ड की अगर मैं बात करता हूं रिजल्ट की, 95% से ऊपर 5 बच्चे, 85% से ऊपर 229 बच्चे, 1 2 3 4 5 गिनते तो टाइम लगता है, और 90% से ऊपर 81 बच्चे, 80% से ऊपर 367 बच्चे रहे हैं और साथ के साथ टॉप यूनिवर्सिटीज में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं, इनमें कम से कम 60-70 ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में 45% के आसपास है और 12वीं क्लास में 85% के आसपास है। ये जादू नहीं है, ये इन बच्चों की कड़ी मेहनत है, संस्थान की कड़ी मेहनत है, और सबसे बड़ा मैं बोलूंगा इनके पेरेंट्स को कि इन्होंने 11वीं के बाद में 12वीं के लिए सही डिसीजन लिया। ये हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का रिजल्ट है। आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटी जो है, सबसे पहली यूनिवर्सिटी है पंतनगर उत्तराखंड। जी हाँ, पंतनगर उत्तराखंड जो टॉप यूनिवर्सिटी आपकी, उसके अंदर राजस्थान के केवल 16 बच्चे जा सकते हैं। कितने बच्चे जा सकते हैं? 16 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं पंतनगर उत्तराखंड में, क्योंकि वहां टोटल 39 सीट है। पूरे देश के केवल 39 बच्चे जा सकते हैं। उनमें एक स्टेट का कोटा है 40%। 40% आप 39 का निकालोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इन 16 में से 15 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 2024 में सिलेक्ट होके गए। 16 मैक्सिमम जा सकते हैं, हालांकि 15 पॉइंट समथिंग ही हो रहा है। तो 15 बच्चे अकेले रॉयल के गए, और जान के आपको खुशी होगी कि इनमें 5 बच्चे 12वीं के साथ गए। 12वीं के साथ सैकड़ों बच्चे गए, लेकिन यह कोटा केवल टॉप यूनिवर्सिटी में 15 सीट में 5 बच्चे गए। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि असंभव कुछ भी नहीं है। आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का रिजल्ट उठा के देखो 2024 का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल के ऐप का लिंक दिया गया है, वहां पे पूरा रिजल्ट डाला गया है। या फिर इसी यूट्यूब चैनल के रिजल्ट वाले सेगमेंट में जाके देखो, वहां पे मैंने 170 से ऊपर वीडियो अपलोड कर रखे हैं पिछले 5-7 साल के। आप जाके देखो रिजल्ट। सीयूटी के अंदर पूरे भारत में एक बता रहा हूं आपको रिजल्ट। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन आप हर कहीं एडमिशन कराओ, इससे बढ़िया है अच्छे से देखो, परखो। 1 से लेके 10 तक, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं रैंक आईसीआर के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रही है, अलग अलग वर्ग के अंदर 1 से लेके 10 तक लगातार। अब देखो मैं बात करूंगा टॉप 10 रैंक की, कर ली मैंने। अब देखो कृषि वर्ग में आईसीआर का पेपर लास्ट ईयर 600 नंबर का था, इस साल इसको एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, 750 नंबर का कर दिया। 550 से ऊपर पूरे भारत में सबसे ज्यादा बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के एग्रीकल्चर में, पूरे भारत का नाम ले रहा हूं, 500 से ऊपर, 450 से 400 से ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे। मैं बताना चाहूंगा इस बार जब एग्जाम हुआ था तो एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर लाने वाले बच्चे थे,
पूरे देश में वो 180 बच्चे थे। आप देखो पूरा देश कितना लंबा चौड़ा है, इसके अंदर ये राजस्थान है। अब पूरे देश के अंदर 200 में से 200 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या केवल 180 थी, उसमें राजस्थान पूरे स्टेट सब शामिल है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 60 से ऊपर बच्चे, अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के। अब मैं बताऊंगा आपको, बीएचयू के अंदर 204 सीट है, इनमें 50 से ऊपर बच्चों ने कट ऑफ क्लियर की है, अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से। जेट में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर वर्ग के अंदर, फर्स्ट और सेकंड रैंक के अंदर अलग अलग कैटेगरी की बात करूं तो 8 बच्चे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के केवल 2 रैंक पे, जैसे एसटी फैस, एससी फैस, इस तरीके से। जनरल के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर फर्स्ट रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की कृषि फील्ड के अंदर रही है, एग्रीकल्चर के अंदर। आरसी कॉलेज उदयपुर जो राजस्थान की सबसे टॉप कॉलेज है, उस अकेले में 2024 में केवल 2024 में 80 से ऊपर बच्चे, कितनी बड़ी बात है। पूरे राजस्थान के अंदर कितनी स्कूल इंस्टीट्यूट है, लेकिन अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से 80 से ऊपर बच्चे गए, कोई मजाक नहीं है। इसके लिए बच्चों ने, पेरेंट्स ने, इंस्टीट्यूट ने रातें काली की है, तब जाके रिजल्ट आता है बच्चों का। 1000 से ऊपर जेईटी में बच्चे, सीयूटी में 700 से ऊपर बच्चे सिलेक्ट होके गए। बीएससी के बाद में जब बच्चा एमएससी करता है तो पीजी में भी 2022, 23, 24 लगातार फर्स्ट रैंक है, और सामान्य वर्ग में 11 रैंक है, उनमें 10 बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के 2024 के अंदर। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने रिजल्ट दिया है, उसका कारण केवल और केवल हमारी तपस्या है, संस्कार के साथ शिक्षा है, बच्चों की पूरी एनर्जी को मोटिवेशन के साथ में उनके लक्ष्य की प्रति लगाने की भावना जो बच्चों के मन में टीम के द्वारा जो पैदा की जाती है, उसके बाद में आउटपुट बच्चों का आता है। तो मैं सभी बच्चों और पेरेंट्स से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है सही डिसीजन ले, सही हाथों में जाए और सही समय पर जाए। जैसे ही 11th का एग्जाम कंप्लीट हो, तुरंत बैग पैक करके आपको संस्थान को ज्वाइन कर लेना है कि सर हम तो एग्जाम होने के बाद तो देखने आएंगे 2 बार, नहीं, देखने वाला काम जनवरी, फरवरी, मार्च में ही कर लेना है। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब आप एडमिशन के लिए आओगे तो हम हमारी सब चीजें सजा के तैयार रखेंगे, क्योंकि नए नए एडमिशन वाले आ रहे, तो माहौल बना के रखो। आपको अगर किसी संस्थान की वास्तविकता देखनी है तो जनवरी फरवरी में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां जाके वहां की व्यवस्था, वहां का मैनेजमेंट, वहां का स्टाफ, वहां का खाना पीना, वहां की व्यवस्थाएं, सब कुछ जाके देखो। और जनवरी फरवरी महीने में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जिन बच्चों ने पिछली बार, जिन बच्चों को सपने दिखा के एडमिशन लिए थे, अगर उनका सब कुछ, उनका, क्योंकि अब उनका अंतिम समय चल रहा है, अगर उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो फिर उस संस्थान में जाके अपनी सीट बुक करा दो। और जैसे 11th का एग्जाम हो, रिजल्ट का इंतजार मत करो, 11th का एग्जाम होते ही तुरंत बच्चे को भेज दो, क्योंकि अलग अलग स्कूल और अलग अलग बोर्ड के अलग अलग टाइम पे एग्जाम कंप्लीट होते, तो हमने अलग अलग बैच बनाए हैं कि कौन सा बैच कब चालू होगा। हमारे यहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बैच अवेलेबल है, और दोनों के सेपरेट बैच है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में बच्चे कम थे, हमारे को मिक्स कर दिया रहे हो, हमारी 11वीं खराब हो गई। यहाँ पे हिंदी मीडियम का अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच है, 11th के प्योर अलग है, 12th के प्योर अलग है, और ड्रॉपर 12वीं के साथ के बच्चों का अलग बैच है। कई बच्चे बोलते हैं 11वीं 12वीं ड्रॉपर सबको मिक्स कर दिया तो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जो बच्चा 11वीं में पहली बार गया है और जो बच्चा ड्रॉपर बैच का है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो किसी एक को नुकसान होगा, या तो 11वीं वालों को होगा या ड्रॉपर को होगा। हमारे हर जगह सेपरेट है, हर चीज में। तो ये बैच शुरू होंगे 16 मार्च को, हम संडे का दिन है, 16 मार्च को 12th क्लास का हमारा बैच चालू कर देंगे। फर्स्ट बैच रहेगा, हिंदी मीडियम भी रहेगा, इंग्लिश मीडियम भी रहेगा। सेकंड 19 अप्रैल को, थर्ड 17 मई को, फोर्थ बैच 1 जून को, और फिफ्थ बैच 1 जुलाई को। ये हमारी एडमिशन डेट है। आप लोग जो है पहले आके विजिट करो, देखो, पूरा समय दो, परिवार सहित आओ, सब कुछ आपको बेस्ट लगे तो आप यहाँ एडमिशन ले लेना। अब एडमिशन हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन, क्योंकि हमारी सभी क्लासेज जो है लाइव होती है। मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करें, लेकिन कोई किसी कारणवश ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। एडमिशन से रिगार्डिंग नाम मात्र फीस के अंदर हम फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा
कि हॉस्टल के अंदर केवल 250 रुपये चार्ज है लगभग दिन का, 225 रुपये। उसमें हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, ठंडा पानी, गर्म पानी, आरओ का पानी, मेडिकल सुविधा, बेड और गद्दा, मैट्रेस। खाने में सुबह 1 गिलास दूध, 7 दिन नाश्ता, दोपहर में 2 सब्जी रोटी छाछ, शाम को 2 सब्जी रोटी चावल, बुधवार को खीर पूरी, शुक्रवार को पनीर की सब्जी, हर रविवार स्पेशल डाइट। यह आपको जो है खाने के अंदर शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसा मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कभी भी आके रेंडमली चेक करो। 250 रुपए के अंदर इतनी चीजें हैं। आप मैंने जितने मुंह से बोली है उन चीजों को एक पेज पे लिख लो और उनके आगे नॉर्मल चार्ज लिख लो। 250 से ऊपर आपका खुद का आंकड़ा चला जाएगा। इसका मतलब है हमारा काम है कि नॉर्मल फीस में एक झोपड़ी में बैठी खोपड़ी को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, उसका सपना साकार करना हमारा काम है। इसलिए सामान्य फीस में हम आपको ये सुविधाएं दे रहे हैं। किसी भी तरह की आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे संपर्क करके हमारी टीम से संपर्क करें। व्यवस्थित तरीके से हमारी टीम बात करेगी। आपके जो भी मन में सवाल है, क्वेश्चंस है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। मैं आपको वीडियो बना के उनका जवाब जरूर दूंगा। आपने इतना लंबा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।